we are starting with a new theory called as compulsory acquisition of capital assets by government. तो say for example ये हाउस प्रॉपर्टी है और ये हाउस प्रॉपर्टी के नियर एक रेलवे ट्रैक है और गवर्नमेंट ने डिसाइड किया यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म बनाएंगे, यहाँ पर एक नया प्लेटफॉर्म बनाने का डिसीजन लिया है और ये प्लेटफॉर्म बनाने के बीच में हमारा घर आ रहा है, एकदम थर्ड क्लास ड्राइंग बनी है, हंसना नहीं, जैसा भी है. सो अब क्वेश्चन अराइज, गवर्नमेंट आपको पूछेगी नहीं कि आप अपना घर मुझे दे दो, मुझे डेवलपमेंट करना है. गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है फॉर डेवलपमेंट पर्पस, गवर्नमेंट आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है. गवर्नमेंट के पास पूरा राइट है कि आपकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर सकती है. तो से फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने आपकी ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली फॉर ₹50 लाख और आपको 50 लाख का कॉम्पनसेशन दिया. तो क्वेश्चन है, सबसे पहला आ रहा है क्वेश्चन, कैपिटल गेन आना चाहिए क्या? सबसे पहला क्वेश्चन है, कैपिटल गेन आना चाहिए क्या? चैट के थ्रू बताओ. तो हमने पढ़ा था दो कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कैपिटल गेन आएगा. कंडीशन नंबर 1, देयर शुड बी कैपिटल एसेट्स. सेकंड कंडीशन, देयर शुड बी ट्रांसफर ऑफ सच कैपिटल एसेट्स. कैपिटल एसेट्स होना चाहिए, उस कैपिटल एसेट्स का ट्रांसफर होना चाहिए. तो यहाँ पर घर, अगर मैं घर की बात करूं तो घर मेरा कैपिटल एसेट्स है. और सेकंड ट्रांसफर, पहले ये घर मेरा था, अब गवर्नमेंट का हो गया, ओनरशिप चेंज भी हो गई. बोथ द कंडीशंस आर सैटिस्फाइड, हेंस कैपिटल गेन विल बी कैलकुलेटेड. कैपिटल गेन कंप्यूट किया जाएगा. अब क्वेश्चन अराइज, कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो कैसे करना है, उस बात पर हम आते हैं. तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, गवर्नमेंट का काम है ना, तो जनरली गवर्नमेंट के काम में थोड़ा सा डिले होता ही है. समझो गवर्नमेंट ने आपकी प्रॉपर्टी एक्वायर की है 17-18 में. द प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड इन प्रीवियस ईयर 17-18, बट गवर्नमेंट से आपको कॉम्पनसेशन 19-20 में मिल रहा है. डिले हो रहा है, गवर्नमेंट थोड़ा लेट पेमेंट कर रही है. तो कैपिटल गेन कौन से ईयर में कंप्यूट करें, 17-18 में या 19-20 में? Property has been acquired in previous year 17-18, but the compensation has been received in 19-20. So majority लोग कह रहे हैं 19-20, एक स्टूडेंट ने सिर्फ बोला 17-18. So it will be computed in the previous year 19-20, that is the year in which compensation is received. Year in which compensation is received. Normally क्या होता है मालूम है? Normally हमें उस साल टैक्स भरना होता है. Normally year of tax is equal to year of transfer. Year of tax is equal to year of transfer. जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुआ उस साल टैक्स भरो. But in case of compulsory acquisition by government, year of tax is equal to year in which compensation is received from government. Year of tax is equal to year in which compensation is received from government. तो सबसे पहला डिफरेंस आपको याद रखना है, नॉर्मली जिस साल प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है कैपिटल गेन उस साल आता है, बट कंपलसरी एक्विजिशन में आप कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन उस साल करेंगे जिस साल कॉम्पनसेशन मिला. राइट डाउन, हेडिंग दो C1, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स बाय गवर्नमेंट. राइटिंग बहुत ही भयंकर आ रही है, बेयर विथ मी.
हाँ कॉपी करना है। सब कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैसे कंप्यूट करेंगे? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी इनिशियल कॉम्पनसेशन, जितना गवर्नमेंट से कॉम्पनसेशन मिला, इनिशियल कॉम्पनसेशन। फिर इसमें से माइनस होगा ऑल द ट्रांसफर एक्सपेंसेस, it will give you net consideration. फिर इस नेट कंसिडरेशन में से माइनस करोगे, अगर शॉर्ट टर्म हुआ तो COA, लॉन्ग टर्म हुआ तो ICOA। वो तो क्वेश्चन पढ़कर आपको पता चलेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म। सिमिलर टू दैट माइनस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। तो जो गेन बचेगा दैट कैन बी आइदर सटक जी और लटक जी। आइदर सटक जी और लटक जी। यहां तक हो गया, लिखकर तो बताना। ओके अब देखो गवर्नमेंट ना जनरली ऐसा सिचुएशन समझो, वो जो प्रॉपर्टी था आपका, जो गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया, वो प्रॉपर्टी का वैल्यू था 60 लाख, बट गवर्नमेंट ने आपको कॉम्पनसेशन 60 लाख का ही दिया। तो आपने गवर्नमेंट को बोला कि नहीं हमारी प्रॉपर्टी आप कंपलसरी एक्वायर कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कम से कम कॉम्पनसेशन तो हमें बराबर दो। तो आपने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया कि हमें हमारा एक्स्ट्रा 10 लाख, आप कॉम्पनसेशन 50 लाख दे रहे हो बट कॉम्पनसेशन अमाउंट होना चाहिए 60 लाख, तो एक्स्ट्रा 10 लाख भी हमें चाहिए। बट गवर्नमेंट ने वो एक्स्ट्रा 10 लाख देने से मना कर दिया। गवर्नमेंट कह रही सबको 50 लाख की कॉम्पनसेशन दिया, आपको भी 50 लाख ही देंगे। तो हमने गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर दिया ना। क्वेश्चन राइज, क्या हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट केस कर सकते हैं? अगर हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है तो डेफिनेटली हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी केस कर सकते हैं। तो अब इंडिया में केस तो क्या एक दिन में आउटकम आ जाता है। तुमने आज केस किया, शाम तक आउटकम आ जाएगा। इंडिया में आउटकम इतनी जल्दी आता है।
तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, जज साहब सिर्फ तारीख मिलती है। सो वी नो दैट इंडिया में केसेस 15-15, 20-20, 25-25 साल तक चलते हैं। इनफैक्ट काफी लोगों का तो डेथ हो जाता है, उसके बाद उसका आउटकम आता है। सो समझो, मैं थोड़ा अजम्पशन लेता हूं कि गवर्नमेंट के सामने जो हमने केस किया था 1920 में, उसका आउटकम 2021 में ही आ गया। थोड़ा जल्दी अजम्पशन ले रहे हैं। सो 2021 में कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हमारे फेवर में जजमेंट पास कर दिया, और कोर्ट ने गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया कि एसईसी को एक्स्ट्रा 10 लाख पे करो। हमारे फेवर में जजमेंट पास हुआ और कोर्ट ऑर्डर दे रही है गवर्नमेंट को कि आप जिसका आपने घर लिया है उसका एक्स्ट्रा अमाउंट 10 लाख पे करो उसे। तो अब 2021 में गवर्नमेंट हमें 10 लाख दे रही है, तो अब 2021 में हमें एक और कंप्यूटेशन करेंगे कैपिटल गेन। ये जो तुमने कंप्यूटेशन किया था, क्या कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन, ये तुम्हारा पहला कैलकुलेशन था, फर्स्ट कैलकुलेशन। दिस वाज योर फर्स्ट कैलकुलेशन। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन सिखा रहा हूं। अगर हमने केस किया और हम केस जीत गए, हमें एक्स्ट्रा पैसा मिला, सेकंड कैलकुलेशन। माइक बंद करो यार, केमिस्ट्री वाला। चलो सेकंड कैलकुलेशन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। ना आप कैपिटल गेन कंप्यूट करते वक्त स्टार्ट हम वैसे ही करेंगे, दैट इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। Here full value of consideration will be enhanced compensation. Enhanced compensation मतलब जितने से compensation amount बढ़ गया, enhanced compensation. इसमें से माइनस सिर्फ एक चीज होगी बच्चा, that is all legal expenses incurred. All legal expenses incurred. So gain can be either Satak ji or Latak ji. क्वेश्चन वाइज पता कैसे चलेगा शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म? तो पहले अगर बच्चा वाला ये वाला गेन अगर शॉर्ट टर्म है ना, तो ये भी शॉर्ट टर्म ही होगा। अगर पहले वाला लॉन्ग टर्म तो ये भी लॉन्ग टर्म। मतलब ये नहीं देखना आउटकम कितने साल तक चला। अगर पहले वाला गेन शॉर्ट टर्म था तो ये भी शॉर्ट टर्म, पहले वाला लॉन्ग टर्म तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन, पहला चेंज, year of tax will not be year of transfer. Year of tax will be in the year in which compensation is received from government. Compensation is received from government. Secondly, कंप्यूटेशन करते वक्त हमें दो कैलकुलेशन करना होगा। जिस साल हमें इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला उस साल प्रेजेंटेशन एफईओसी इज इनिशियल कॉम्पनसेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस, इट विल गिव यू नेट कंसीडरेशन। शॉर्ट टर्म हुआ तो सीओए, लॉन्ग टर्म हुआ तो इंडेक्स सीओए। Similar to that, cost of improvement or index cost of improvement. Gain can be either Satak ji or Latak ji. जिस साल हम केस जीत गए और हमें एक्स्ट्रा कॉम्पनसेशन मिला उस साल दूसरा कैलकुलेशन होगा, एफयूओसी विल बी एनहांस्ड कॉम्पनसेशन। उसमें से सिर्फ एक चीज माइनस होगी, दैट इज लीगल एक्सपेंसेस। अगर पहले वाला गेन शॉर्ट टर्म तो ये भी शॉर्ट टर्म, पहले वाला लॉन्ग टर्म तो ये भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इज इट क्लियर? नीचे लिखेंगे नोट। नोट फर्स्ट, interest received on compensation
सिंस गवर्नमेंट कॉम्पनसेशन अमाउंट लेट पे कर रही है, गवर्नमेंट से अमाउंट डिले हो रहा है, तो गवर्नमेंट जितना मंथ जितना ईयर डिले करेगी ना, फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर गवर्नमेंट आपको कॉम्पनसेशन पे करेगी. फॉर यू सच कॉम्पनसेशन इज इनकम एंड इट इज टैक्सेबल, बट इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. Interest received on compensation is income to you and it is taxable under the head income from other sources. कैपिटल गेन कब आता है? जब कोई असेट्स ट्रांसफर होता है. इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ, ये अलग चीज है. ये इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है, ये टैक्सेबल होगा इफॉस में. राइट डाउन नोट नंबर 1, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन. अंडरलाइन करके नेक्स्ट लाइन में लिखो, इट इज taxable, it is taxable under the head income from other sources. It is taxable under the head income from other sources. Next line में लिखो, taxable amount is equal to interest received on compensation minus standard deduction 50% under section 57. Taxable amount is equal to interest received on compensation minus standard deduction 50% under section 57. अब ये क्या है? तो देखो बच्चा लोग, गवर्नमेंट का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो मार्केट रेट से काफी कम होता है. मार्केट में अगर 9% 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो गवर्नमेंट आपको इतना परसेंट इंटरेस्ट नहीं देती. जनरली गवर्नमेंट 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट से पेमेंट करती है. तो गवर्नमेंट कह रही है मैं आपको सिंस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं दे रहा हूं, मार्केट से कम रेट से इंटरेस्ट दे रहा हूं, हेंस मैं आपको टैक्स का बेनिफिट देता हूं. आपका टैक्सेबल अमाउंट विल बी रिड्यूस बाय 50%. मतलब अगर मैं आपको 1 लाख का इंटरेस्ट दूंगा ना, तो आपके लिए इनकम 1 लाख है, बट पे टैक्स ओनली ऑन 50,000. अगर मैंने आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया, तो आपके लिए इनकम 2 लाख है, बट पे टैक्स ओनली ऑन 1 लाख रुपीज. फॉर यू टैक्सेबल अमाउंट विल बी 50% ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड. Remaining 50% will be given as a deduction under section 57. तो इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टॉपिक में मिलेगा. इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस टॉपिक में मिलेगा. अब इसमें आपको टैक्सेबल अमाउंट कौन से ईयर में टैक्स भरना है, तो जिस साल इंटरेस्ट मिला ना बच्चा लोग, उस साल टैक्स भरना है. क्वेश्चन में दिया होगा इंटरेस्ट फॉर 17-18, 18-19 एंड 19-20 रिसीव्ड इन 19-20. बाइफर्केशन भी दिया होगा, 17-18 का 15,000, 18-19 का 20,000, 19-20 का 20,000, टोटल रिसीव्ड 55,000. तो 17-18, 18-19, 19-20 तीनों का जो टोटल अमाउंट है ना, डायरेक्टली वो टोटल अमाउंट पर टैक्स आपको 19-20 में ही भरना पड़ेगा. बिकॉज यहाँ पर रिसीव्ड बेसिस पर गवर्नमेंट टैक्स लेती है. हमें थोड़ी ना पहले से मालूम था कि हमें टैक्स मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा. तो मैंने 17, 18, 18, 19 में तो टैक्स भरा ही नहीं होगा. मैं टैक्स कब भरूंगा? 19-20 में. So entire amount will be taxable in the year 19-20. Hitesh, what is this? चलो राइट डाउन. इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन कॉम्पनसेशन का ये फॉर्मूला लिख लिया. चलो राइट डाउन. सेकेंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट लिखते जाओ. इफ compensation amount is received in installment, then capital gain will be calculated in the year in which first installment is received. If the compensation amount is received in installment, then capital gain will be calculated in the year in which first installment is received. जैसे आपको कॉम्पनसेशन अमाउंट मैंने 50 लाख बोला था, समझो गवर्नमेंट वो 50 लाख आपको 2 इंस्टॉलमेंट में पे कर रही है. 1920 में 30 लाख पे कर रही है, 2021 में 20 लाख पे कर रही है. 1920 में 30 लाख, 2021 में 20 लाख. सो क्वेश्चन है टैक्स कौन से ईयर में भरना है. तो गवर्नमेंट कह रही टैक्स तो आपको उसी साल भरना पड़ेगा जब आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला. मतलब पूरे 50 लाख पर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन आप उसी साल करो जिस साल आपको पहला इंस्टॉलमेंट मिला. सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट को देखने की जरूरत ही नहीं. अगर क्वेश्चन में वो सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट के डेट्स दिए होंगे तो आप उसे इग्नोर कर देना. वी हैव टू पे टैक्स इन द ईयर इन व्हिच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज रिसीव्ड. तो कुछ बातें इसमें अच्छे से याद रखना है. सबसे पहला, टैक्स कौन से ईयर में भरना है. तो गवर्नमेंट कहती है टैक्स आपको उस साल भरना है जिस साल कॉम्पनसेशन मिला. Normally, year of tax is equal to year of transfer, but in case of compulsory acquisition, year of tax is equal to year in which compensation is received. यहाँ पर दो कैलकुलेशन होगा. पहला कैलकुलेशन जिस साल इनिशियल कॉम्पनसेशन मिला. दूसरा कैलकुलेशन जिस साल हम केस जीत गए और हमें एनहांस कॉम्पनसेशन मिला. एनहांस कॉम्पनसेशन में से सिर्फ एक चीज माइनस होगी, दैट इज लीगल एक्सपेंसेस. अगर पहले वाला गेन सटक जी तो ये भी सटक जी, पहले वाला लटक जी तो ये भी लटक जी. नोट, पहला इंटरेस्ट मिला तो इसका ट्रीटमेंट क्या करे. तो दिस इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज. नेक्स्ट, अगर इंस्टॉलमेंट में पैसा मिला तो आप टैक्स उस साल पे करोगे जिस साल फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिला. इज इट क्लियर. चलो क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन 5 तक शायद हमने कर लिया था. क्वेश्चन 6, मिस्टर एक्स परचेज प्रॉपर्टी ड्यूरिंग 94-95. अंडरलाइन करो 94-95. ऊपर लिखो ऑप्शन. अंडरलाइन 50,000 कॉस्ट. फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001 इज 2,70,000. तो हम कॉस्ट 50,000 को कंपेयर करेंगे 2,70,000 से. विच एवर इज हायर दैट विल बी कंसिडर्ड एज COA. The property was compulsory acquired by the government during 15-16. Underline 15-16. गवर्नमेंट ने प्रॉपर्टी एक्वायर किया तो 15-16 इज अ ईयर ऑफ ट्रांसफर. बट कैपिटल गेन अभी नहीं आएगा. कैपिटल गेन तो तब आएगा जिस साल गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन पे किया. तो 15-16 अंडरलाइन करके ट्रांसफर. बट कैपिटल गेन अभी नहीं आएगा. आगे दिया है कॉम्पनसेशन ऑफ 18 लाख. Compensation of 18 lakh was received on 18 July 19. Underline 18 lakh.
18 lakh is your full value of consideration. Was received on 8 July 2019. 8 जुलाई 2019 को आपको कॉम्पनसेशन मिला, तो 1920 आपका प्रीवियस ईयर जिस साल आपको कॉम्पनसेशन मिला. Mr. X filed a suit against government challenging the amount of compensation, and the court ordered for an additional compensation of 2 lakh. Additional compensation 2 lakh का मिला. This is my enhanced compensation, which was received on 7th May 21. 7th May 21 मतलब 21-22 में. और इस साल लीगल एक्सपेंस इसकी वजह से हुआ 25,000 का. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन फॉर द प्रीवियस ईयर 1920 एंड 21-22. हमें 2 साल का कंप्यूटेशन करना है कैपिटल गेन का. स्टार्ट करते कंप्यूटेशन, साथ में करेंगे. Computation of कैपिटल गेन कौन से ईयर में कंप्यूट कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर 1920 में. सर्वेश अनम्यूट हो जाओ. यस सर. फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इनिशियल कॉम्पनसेशन कितना है? 18 लाख सर. चलो सब लोग लिखो इनिशियल कॉम्पनसेशन. $18 lakh माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस. इसमें कुछ नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है. ट्रांसफर एक्सपेंस नील. So net consideration 18 lakh माइनस यहाँ पर COA आएगा या ICOA आएगा? ICOA. लॉन्ग टर्म है माइनस ICOA. चलो ये ICOA पहले मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं, पहले आप लोग करो. यस सर. कितना? 2,70,000 to 2. $7,70,300. 7,80,300. मुझे बताओ ऑप्शन में कॉस्ट कितना था? कॉस्ट सर 2,70,000. कॉस्ट 50,000. 50,000 compared with Yes. 2,70,000. 70,000. Whichever is higher. Higher. So higher 2,70,000 70,000. into index Yes. upon index. ऊपर Yeah, 289. 289 बच्चा लोग सबने लिया. रेड पेन से उसे कैंसिल करो. ऊपर ईयर ऑफ ट्रांसफर. Okay sir. ऊपर ट्रांसफर, नीचे परचेज. तो देखो ट्रांसफर मैंने 254. अंडरलाइन करवाया था. कौन से ईयर में हुआ ट्रांसफर? 15-16. 15-16 का इंडेक्स देखो. 254. 254 upon purchase, that is 100. Option 6,85,800. 6,85,800. 800.
इम्प्रूवमेंट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, नहीं दिया सर। सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सो फाइनल आंसर कितना आ गया लॉन्ग टर्म? 11,14,200. 11,14,200. 200. 14,200. 11,14,200. क्या हॉरिबल राइटिंग आ रही है मुझको देखकर ही ये हो रहा है। चलो सेकंड कैलकुलेशन। अब ये सेकंड कैलकुलेशन हम करेंगे जिस साल हमें एनहांस कॉम्पनसेशन मिला। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन इन प्रीवियस ईयर 21-22 में मिला। कब मिला? 21-22 सर। 21-22। Now FEOC will be 2 lakh enhanced compensation. compensation. 2 lakhs sir. That is rupees 2 lakh. From this minus Legal expenses 25,000. 25,000. Long term capital gain 1,75,000. Long term capital gain. चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे, इसमें मैं आपकी जरा भी मदद नहीं करूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्टिंग से लेकर रीड करो और खुद से ट्राई करो, सॉल्व करो।
कौन है भाई ये? कितना आया? फर्स्ट का 12 लाख एंड सेकंड का 2,50,000. 12 लाख। सबसे पहले तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, तो 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा मिल रहा है, तो हम कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे फर्स्ट ईयर, दैट इज 1920 में। एफयूओसी 24 लाख। ट्रांसफर एक्सपेंस है नहीं। इंडेक्स कॉस्ट कितना आया? 5 लाख इंटू 289 नहीं लेना, 5 लाख इंटू 1450 का इंडेक्स हाँ सर, 240 लिया है. अपॉन 100. 67 का इंडेक्स। यस सर, रॉन्ग हो गया. So 983,607 is index cost of acquisition. So final long-term capital gain 14,16,393. 14,16,393. फिर आगे दिया है being aggrieved with the compensation, Mr. Y filed a case for an additional compensation of 3 lakh, which was received on 22nd September 21. Legal expense 50,000. So 3 lakh minus 50,000, 2,50,000. 2,50,000.
चलो आगे अब नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। Conversion of capital assets into stock in trade. Conversion of capital assets into stock in trade. अब ये है क्या, तो बहुत ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। स्टार्ट करूं मैं? लास्ट सम हो गया तो सबका? वेटिंग, रिस्पॉन्स करो। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। C2, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल असेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है। मिस्टर एक्स परचेज ज्वेलरी इन प्रीवियस ईयर 0405, कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख। क्या ज्वेलरी कैपिटल असेट्स है? क्या ज्वेलरी कैपिटल असेट्स है? यस, ज्वेलरी इज अ कैपिटल असेट्स। तो इसने ज्वेलरी खरीदा है 45 में अपने पर्सनल पर्पस के लिए फॉर रुपीज 1 लाख। इन प्रीवियस ईयर 1819 ही स्टार्टेड बिजनेस ऑफ ज्वेलरी। मिस्टर एक्स ने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया ज्वेलरी का, और वो ज्वेलरी जो उसने बिजनेस के लिए खरीदा था, सॉरी वो ज्वेलरी जो उसने घर के लिए खरीदा था, अपने बिजनेस में लेकर आया विद द इंटेंशन टू सेल इट। विद द इंटेंशन टू सेल इट। ज्वेलरी उसने पर्सनल पर्पस के लिए खरीदा था, बट 1819 में उसने खुद का बिजनेस स्टार्ट किया ज्वेलरी खरीदने का, बेचने का। नाउ ही इज अ डीलर इन ज्वेलरी। ही इज अ डीलर इन ज्वेलरी। तो अब वो क्या कर रहा है, ये ज्वेलरी अपने दुकान में ला रहा है विद द इंटेंशन टू सेल इट। तो ज्वेलरी वाले के लिए दुकान में जितनी ज्वेलरी पड़ी होगी उसे हम बोलेंगे स्टॉक। देखो अगर मैं मार्कर में डील कर रहा हूं तो मार्कर मेरे लिए स्टॉक है। अगर मैं कपड़ों में डील कर रहा हूं तो कपड़े मेरे लिए स्टॉक है। अगर मैं फर्नीचर में डील कर रहा हूं तो फर्नीचर मेरे लिए स्टॉक है। मैं जिस पर्टिकुलर चीज में डील करता हूं वो मेरे लिए स्टॉक होती है। तो मिस्टर एक्स पहले उसने वे बैक 45 में ज्वेलरी खरीदा था घर के लिए। अब 1819 में उसने खुद का बिजनेस ही चालू कर लिया है। उसका खुद का ज्वेलरी का शोरूम है और अपना वो ज्वेलरी दुकान में ला रहा है विद द इंटेंशन टू सेल इट। कन्वर्ट किया इनटू स्टॉक इन ट्रेड। दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। दिस विल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर। तो ट्रांसफर हुआ तो कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा? तो when two conditions are satisfied then capital gain should be calculated. First, there should be a capital assets, so jewelry is a capital assets. Second, there should be transfer, तो ट्रांसफर भी हुआ। सर किधर ट्रांसफर हुआ? देखो आपको मालूम होगा सोल ट्रेडर और उसका बिजनेस, ये दो अलग अलग चीज होती है। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। बिजनेस एंड बिजनेसमैन दे बोथ आर सेपरेट लीगल एंटिटी। पहले ज्वेलरी था मिस्टर एक्स का, अब बिजनेस का है, ओनरशिप चेंज हो गई। ओनरशिप चेंज हो गई, इसे कहते हैं ट्रांसफर। हेंस कैपिटल गेन आना चाहिए। बट मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को कह रहा है किस बात का कैपिटल गेन, किस बात का टैक्स? मतलब मैं टैक्स किस चीज का भरूं? इनकम होगा तो टैक्स भरने में प्रॉब्लम नहीं है। इधर इनकम हुआ क्या? अब मैं मेरा ज्वेलरी मेरे घर में रखूं या दुकान में, तेरे बाप का क्या जाता है? मैं मेरा ज्वेलरी मेरे घर में रखूं या दुकान में, तेरा क्या जाता है? टैक्स क्यों भरूं मैं? थिंक फ्रॉम असेसिस पॉइंट ऑफ व्यू। मिस्टर एक्स इनकम नहीं हुआ तो टैक्स किस चीज का भरे? वो बोल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, जब इनकम कमाऊंगा तो टैक्स भरूंगा, लेकिन अभी क्यों टैक्स भरूं? अभी मैंने ज्वेलरी मेरे घर से दुकान में लाकर रखा, कुछ गलत किया क्या? तो टैक्स क्यों भरूं? तो गवर्नमेंट कह रही चल ठीक है अभी टैक्स मत भर, लेकिन तू उस साल टैक्स भर देना जिस साल ये स्टॉक बेचेगा। तो मिस्टर एक्स बोल रहा है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं,
तभी मैं एक्चुअली इनकम कमाऊंगा, टैक्स भर दूंगा। अभी क्यों टैक्स भरूं, अभी मैं टैक्स भरने वाला नहीं हूं। तो इसके लिए क्या होगा, यहाँ पर इस साल कैपिटल गेन नहीं आएगा। ज्वेलरी ट्रांसफर माना जाएगा, बट कैपिटल गेन अभी कंप्यूट नहीं होगा। कैपिटल गेन कंप्यूट कब होगा, जब स्टॉक बेचेगा। तो फाइनली मिस्टर एक्स ने ये स्टॉक बेच दिया प्रीवियस ईयर 1920 में फॉर ₹5 लाख। अब कैपिटल गेन आएगा या नहीं, गोल्ड ज्वेलरी बेच दिया, स्टॉक को बेच दिया, अब कैपिटल गेन आएगा। लेकिन याद करो स्टार्टिंग में मैंने आपको थियरी पढ़ाया था, स्टॉक के बेचने पर कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा। स्टॉक के बेचने पर कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा। रिप्लाई, स्टॉक के बेचने पर कैपिटल गेन आएगा या नहीं आएगा। रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे हो भाई, मेरी आवाज आ रही है ना। नहीं आएगा, बराबर। लेकिन देखो आज मैं बोल रहा हूं कैपिटल गेन आएगा, तो यहां पर थियरी समझो। अगर मैंने स्टॉक बेचा तो कौन सा इनकम आता है, क्या सीखा था हमने, इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर मैंने कैपिटल असेट्स बेचा तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन आएगा। तो अगर कैपिटल असेट्स को हमने स्टॉक में कन्वर्ट किया और फिर स्टॉक बेचा तो इनकम फ्रॉम बिजनेस भी आएगा और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी आएगा। स्टॉक बेचा, स्टॉक बेचा तो स्टॉक के बेचने पर बिजनेस इनकम आता है। कैपिटल असेट्स बेचा तो कैपिटल गेन आता है। तो अगर कैपिटल असेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया, स्टॉक बेचा तो बिजनेस इनकम भी आएगा, कैपिटल गेन भी आएगा। कैसे आएगा अभी तुम उसका टेंशन मत लो, पहले आपको ये समझ में आना चाहिए। यहाँ पर दो कंप्यूटेशन करना है। दो कंप्यूटेशन किस चीज का करना है, तो देखो प्रीवियस ईयर 18-19 में, प्रीवियस ईयर 18-19 में, ये पर्टिकुलर ईयर में कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया था। क्यों, एसएससी ने बोला मैं कैपिटल गेन उस साल कंप्यूट करूंगा जब इनकम कमाऊंगा। तो ये जो 18-19 में आपने कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया था, ये काम अभी पेंडिंग था, ये काम आप 1920 में कंप्लीट करोगे। प्लस 1920 में आपने क्या बेचा, स्टॉक। तो स्टॉक बेचा तो स्टॉक बेचने पर बिजनेस इनकम आएगा ना। तो स्टॉक बेचा 1920 में, उसका बिजनेस इनकम, और जो 18-19 में कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया था वो अब कैपिटल गेन भी कंप्यूट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। स्टॉक बेचा तो बिजनेस इनकम, कैपिटल एसेट्स बेचा तो कैपिटल गेन, कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया और फिर स्टॉक बेचा तो कैपिटल गेन भी आएगा और बिजनेस इनकम भी आएगा। कैपिटल गेन क्यों आ रहा है, तुमने पहले जब कन्वर्ट किया था तब कैपिटल गेन कंप्यूट नहीं किया था, वो पुराना पेंडिंग काम अभी करो। प्लस अभी स्टॉक बेच रहे हो तो स्टॉक बेचकर कैपिटल गेन निकालेंगे, सॉरी स्टॉक बेचकर बिजनेस इनकम निकालेंगे। दो दो कंपटीशन कैसे करेंगे उसका स्ट्रेस मत लो, पहले ये समझ में आना चाहिए दो कंपटीशन करना है। यहां तक समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूं। कैपिटल एसेट्स बेचा तो कैपिटल गेन आता है, स्टॉक बेचा, स्टॉक बेचा तो बिजनेस इनकम। तो अगर कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया और फिर बेचा तो दोनों इनकम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन है कैसे करेंगे, अब कैसे पढ़ाते हैं।
तो देखो मान लो ये मार्कर मैंने 10 रुपए में खरीदा था, 12 रुपए में बेचा, कितना इनकम हुआ? 10 में खरीदा, 12 में बेचा, कितना इनकम हुआ? कैसे आया 2 रुपए? तो तुम लोगों ने क्या किया, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। बस ऐसे यहां पर भी करना है, बिजनेस इनकम निकालते हैं। तो देखो स्टॉक का सेलिंग प्राइस कितना है, 5 लाख। इस 5 लाख में से माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक, बताओ कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना, माइनस कॉस्ट ऑफ स्टॉक, कॉस्ट ऑफ स्टॉक। तो जितने लोग 1 लाख बोल रहे हैं, 1 लाख इज अ कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी। सनी वेरी गुड। हमें क्या देखना पड़ेगा कि हमने प्रीवियस ईयर 18-19 में जब हमने कन्वर्ट किया था, अगर इस टाइम पर हमने स्टॉक मार्केट से खरीदा होता तो कितने में मिलता? हमने तो खरीदा नहीं, हमने तो कन्वर्ट किया, लेकिन मान लो अगर यही स्टॉक हमें खरीदना पड़ता तो हमें कितने में मिलता? तो से फॉर एग्जांपल स्टॉक इन ट्रेड का फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 18-19 वाज 4 लाख। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, द डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड सेलिंग प्राइस विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस, will be treated as income from business. So 5 lakh minus 4 lakh, 1 lakh will be treated as income from business. Fair market value is my assumed cost, कि अगर मैंने खरीदा होता 18-19 में, मैंने कन्वर्ट नहीं किया होता, 18-19 में अगर मैंने खरीदा होता तो कितने में मिलता? 4 लाख। ये 4 लाख मेरा assumed कॉस्ट बन जाएगा। इस assumed कॉस्ट में से मेरा सेलिंग प्राइस माइनस होगा। 5 lakh minus 4 lakh, 1 lakh will be treated as income from business. Similar to that, now we have to compute capital gain. अब हमें capital gain भी compute करना है। Capital gain compute करने के लिए my full value of consideration, चलो बताओ मुझे कितने में मैंने ज्वेलरी बेचा? ज्वेलरी कितने में बेचा? ज्वेलरी कितने में बेचा? ज्वेलरी कितने में बेचा? तो बच्चा लोग 5 लाख ज्वेलरी नहीं बेचा, 5 लाख में स्टॉक बेचा। समझो, आपने ये जो 5 लाख रुपए बोला ना, ये 5 लाख रुपए स्टॉक का सेलिंग प्राइस है। ये 5 लाख स्टॉक का सेलिंग प्राइस है। और मेरा क्वेश्चन है, अगर ज्वेलरी बेचते तो कितना मिलता? तो स्टॉक, जिस साल ज्वेलरी को स्टॉक में कन्वर्ट किया, दैट इज 18-19 में, अगर हम बेचते तो 4 लाख मिलता। तो एक्चुअली ये जो 4 लाख है ना, इट विल बी कंसीडर्ड एज अज्यूम्ड सेलिंग प्राइस। सो FEOC विल बी 4 लाख माइनस कॉस्ट 1 लाख। द डिफरेंस बिटवीन 4 लाख and 1 lakh will be treated as income from capital gain. एक्चुअली इनकम देखोगे ना तो 5 minus 1 4 लाख ही है, बट उस 4 लाख को स्प्लिट कर दिया है। 1 lakh will be treated as business income and 3 lakh will be treated as capital gain. डेफिनेटली यहाँ पर लॉन्ग टर्म है तो इसको इंडेक्स का बेनिफिट मिल जाएगा, और इंडेक्स की वजह से ये गेन अमाउंट कम हो जाएगा, तो मेरा टैक्स अमाउंट भी कम हो जाएगा। जब स्टॉक को, जब हम कैपिटल एसेट्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेंगे और स्टॉक बेचेंगे तो दो कंप्यूटेशन होगा, बिजनेस इनकम भी होगा, कैपिटल गेन भी होगा। बिजनेस इनकम कैसे कंप्यूट होगा? तो बिजनेस इनकम के लिए सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक माइनस कॉस्ट। यहाँ पर कॉस्ट वी डोंट नो बिकॉज हमने अपना ज्वेलरी कन्वर्ट किया है। Hence the fair market value as on the date of conversion, fair market value as on the date of conversion will be treated as your cost. Second computation, capital gain. For computation of capital gain, FEOC will be fair market value. FEOC will be fair market value on the date of conversion. उसमें से minus cost price of the capital assets. फिर COA या ICOA, that depends. Short term है तो COA, लॉन्ग टर्म है तो ICOA।
किसी को डाउट है तो वो पूछ सकता है. Yes, Sana, you have raised your hand. Any doubt? सनी अनम्यूट करो, बोलो क्या प्रॉब्लम है. सनी. सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई ओके. डाउट नहीं है. और किसी को कोई डाउट? एक सेकेंड ना, मैं पूरा दूसरा स्क्रीन शेयर देता हूँ, प्रॉपरली कॉपी करना. कॉपी करो. Conversion of capital assets into stock in trade. Question number 8. Question number 8. Information दिया है. Mr. X purchased the capital assets during 0203 for rupees 3,50,000. 3,50,000. Underline करो 3,50,000. वहां पर लिखो COA. During 11-12 he converted his capital assets into stock in trade. उसने अपने कैपिटल एसेट्स को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट किया. फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन इन 9 लाख. अंडरलाइन 11-12. ऊपर लिखो ट्रांसफर. बट कैपिटल गेन अभी नहीं आएगा. कैपिटल गेन उस साल आएगा जिस साल स्टॉक बेचेगा. कैपिटल गेन उस साल आएगा जिस साल स्टॉक बेचेगा. तो इसमें दिया द स्टॉक इन ट्रेड वाज सोल्ड on 24 September 19 for 11,50,000. Underline 11,50,000. ये मेरा सेलिंग प्राइस आ गया. सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक. कंप्यूट द टोटल प्रॉफिट इंडिकेटिंग सेपरेटली अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन एंड बिजनेस इनकम. आपको दोनों कंप्यूट करना है, कैपिटल गेन भी और बिजनेस इनकम भी. चलो ट्राई करो. ट्राई करो पहले खुद से.
नहीं, हाँ पहला इनकम फ्रॉम बिजनेस, सेलिंग प्राइस 11,50,000 माइनस कॉस्ट, यहां पर हम कॉस्ट को फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन लेंगे 9 लाख. सो इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000, इनकम फ्रॉम बिजनेस 2,50,000. सेकेंड कंप्यूट करेंगे कैपिटल गेन, बोलो 2,86,667. FVOC 9 lakh minus transfer expense nil, net consideration 9 lakh minus index cost of acquisition, that is 3,50,000 into 289 मत लेना, 184 divided by 105. 1112 का इंडेक्स, that is 184 upon 105. 105. So final Latak J is 2,86,667. 2,86,667. So ये हमने अभी कंप्लीट किया है सेरेक कैपिटल गेन में पहला पार्ट, प्रॉब्लम्स का पहला पार्ट सेरेक, सेलिंग प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट्स, एक्सचेंज, fair market value as on the date of fair market value of assets received in exchange. Next, relinquishment, renouncement price. Extinguishment of capital assets में दो पार्ट था. Type 1, when the assets is transferred from partner to partnership firm, that will be the amount recorded in the books of partnership firm. But when the assets is transferred from firm to partner, that is the fair market value as on the date of transfer. और आज दो चीज पढ़ा, C1 compulsory acquisition by government and C2 conversion of capital assets into stock interest. In case of compulsory acquisition, FVOC will be initial compensation and enhanced compensation. Initial compensation and enhanced compensation. And in case of conversion of capital assets, FVOC is equal to fair market value as on the date of conversion. Fair market value as on the date of conversion. So next lecture से हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थियरी स्टार्ट होगा. आप ऐसा मानकर चलो अब तक हमने जितना भी पढ़ा इससे जुड़ा हुआ एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछते. इट वॉज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल गेन टॉपिक. इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जामिनेशन बेस्ड, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. इज इट क्लियर टू एवरीवन? अभी आज वो स्टार्ट करके कुछ हो भी नहीं पाएगा 5 मिनट के टाइम में. सो वी विल स्टार्ट Section 54 exemption on transfer of residential house property. So next lecture गलती से भी बंग मत करना. My next lecture will be on Wednesday 4 to 6. Wednesday 4 to 6 2 घंटे का लेक्चर होगा. सबसे इंपॉर्टेंट थियरी स्टार्ट करेंगे. अगर वो थियरी नहीं आएगा तो आगे का कुछ भी समझ में नहीं आएगा. बाय बाय. See you in the next lecture Wednesday. Bye sir. Bye bye.